हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में रिसेंट किताब के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण युद्धों और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें मातृ देवी की। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्थर के। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। कहाँ की थी? विस्ता नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे वह कहलाते थे गणधर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दायमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? जो चौथी बौद्ध संहिता है वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वह भारत आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो जो आग का आविष्कार है वह पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो वर्धन वंश है इसकी राजधानी थी थानेश्वर। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। अगला प्रश्न है,
श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना है घटोत्कच। अगला प्रश्न है चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? तो चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी 1649 में। अगला प्रश्न है भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरण की। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। अगला प्रश्न है एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? आपका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं? तो यह है 92वें संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी जो भाषाएं हैं वह 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु ने। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो यह है फुफ्फुस सिरा। अगला प्रश्न है विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो विश्व में सर्वाधिक चाय की पैदावार होती है चाइना या फिर चीन में। अगला प्रश्न है काला ज्वार या फिर काला बुखार का संचार किससे होता है? तो काला ज्वार का जो संचार है वह सिकता मक्खी से होता है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं राज्य? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1952 में। अगला प्रश्न है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बिना बुझा जो चूना होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नेमसेक पुस्तक के रचयिता हैं झुम्पा और लहड़ी। अगला प्रश्न है कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले व्यक्ति थे प्रथम ओराल्ड एमुंडसन। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई है 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है? तो यह है रैखिक संवेग का। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था?
तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा संसद की किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी संसदों के नाम हैं लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो यह होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए कई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं। लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे? तो यह थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो यह मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जांच किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप से हटाया जा सकता है? तो यह भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो लोकसभा स्पीकर अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह खगोल विज्ञान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण या फिर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल। तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का या व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं?
तो जो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है इसे कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो जो पचा हुआ भोजन है इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है पित्त स्रावित होता है तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए संचित होता है तो विटामिन ए यकृत में किसमें यकृत में संचित या फिर लिवर में संचित होता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या फिर लिवर। अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी होती है यकृत या फिर लीवर और सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम को टैलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारित कहाँ से होता है तो लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठी होता है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाणुओं और उनसे जो रोग होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं जीवाणु विज्ञान। अगला प्रश्न है मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है तो मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को कहते हैं नृविज्ञान। अगला प्रश्न है कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है तो कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित जो विज्ञान है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। त्वचा का अध्ययन कहलाता है त्वचा विज्ञान। अगला प्रश्न है रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। अगला प्रश्न है कवक और कवक रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। कवक और कवक रोगों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है। ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है लीवर और उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। लिवर और उनके रोगों का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। अगला प्रश्न है गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है तो गुप्त लेखन का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र उनके कार्यों और उनके विकारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो तंत्रिका तंत्र और उनके कार्यों और विकारों के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो रोगों के कारणों के अध्ययन को कहते हैं एटियोलॉजी। अगला प्रश्न है कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कान होते हैं कान और उससे संबंधित जो रोग होते हैं उसे कहते हैं ऑटोलॉजी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है किडनी और उनके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। किडनी के कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है सिक्कों और पदकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो सिक्के होते हैं और पदक होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न है जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है हड्डियों का अध्ययन तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है तो जो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा
क्या कहलाती है? तो मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है संक्रमण या प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को हम मायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहते हैं भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान। अगला प्रश्न है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो महिला प्रजनन प्रणाली के जो अध्ययन है उसे कहते हैं स्त्री रोग विज्ञान। अगला प्रश्न है लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है होलोग्राफी। अगला प्रश्न है सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर्प विज्ञान। अगला प्रश्न है भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है रेशम के कीटों के पालन द्वारा कच्चे रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है रोगों लक्षणों कारण और उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है मछली के प्रजनन पालन और प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? तो मछली पालन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आंखों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंखों से संबंधित जो रोग हैं उनके अध्ययन को नेत्र विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन कहलाता है वनरोलॉजी। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीप है उनकी मुख्य विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है उसे हम गुरु शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल है यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जो जनजाति है वह असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपके उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं प्रयाग को। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी या इलायची की जो पहाड़ियां हैं वह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? तो विहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी? तो सबसे बड़ी समुद्र तटरेखा गुजरात की है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण
रेल मार्ग यह आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये जो कोया जनजाति है यह आपके आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये कोलकाता और मुंबई तो इन्हें जोड़ता है भोरघाट दर्रा। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो यह कहलाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है वह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत का शोक किस को कहा जाता है? तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। अगला प्रश्न है झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हांग नदी को। अगला प्रश्न है तेल नदी कहा जाता है? तो तेल नदी कहते हैं नाइजर नदी को। अगला प्रश्न है पीली नदी कहा जाता है? पीली नदी किसे कहते हैं? तो कहते हैं हांगो नदी को। अगला प्रश्न है काली या फिर महाकाली कहा जाता है? तो यह शारदा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे छोटी नदी? तो विश्व की सबसे छोटी नदी है अमेरिका की डी नदी। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सी नदी जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? तो वह है जार्डन नदी। जार्डन नदी इसमें मछलियां नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस या फिर हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हवा से हल्की गैस का उदाहरण है? तो हवा से हल्की गैस का उदाहरण है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हवा से भारी गैस का नाम बताइए? तो हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है फास्फोरस। अगला प्रश्न है मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन को कहते हैं। अगला प्रश्न है वांस क्या है? तो वांस घास होती है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन। कौन सी? मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गलकंठ रोग किसकी कमी से होता है? जो गलकंठ रोग होती है वह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो यह चढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के नीचे से जो लटकने वाली जड़ें होती हैं वह स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं नीला, पीला, हरा। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला प्रश्न है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से
सांस लेते हैं तो जो गोताखोर होते हैं वह ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो यह रिसी थी मिसाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है जल का शुद्धतम रूप है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो यह हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। अगला प्रश्न है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत या फिर जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और जो ग्रेफाइट है वह है कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो यह है वातावरण से। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरण की। यहाँ से हम सभी महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ेंगे। पहला है आपका भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हाइडेस्पीस युद्ध। तो हाइडेस्पीस युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। किन किन के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है सिंध की लड़ाई। तो यह सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुई थी? यह हुई थी मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। अगला युद्ध है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1191 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1192 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1194 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला युद्ध है खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अगला युद्ध है घाघरा के युद्ध। तो घाघरा के युद्ध कब हुआ था? जो घाघरा के युद्ध है यह हुआ था 1529 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? यह बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अगला युद्ध है कलिंग का युद्ध या कलिंग की लड़ाई। तो यह कब हुई थी? यह हुई थी 261 ईसा पूर्व। किस किस के बीच में हुई थी? तो यह हुई थी सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। किसने किया था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। अगला है कन्नौज या फिर विलराम का युद्ध। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1540 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था यह युद्ध।
अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1556 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। इसमें अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यह जो युद्ध है हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। ये जो प्लासी का युद्ध है यह हुआ था 1757 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अगला युद्ध है वांडीवास का युद्ध। यह हुआ था 1760 ईस्वी में। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1761 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था यह युद्ध। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला युद्ध है फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अगला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य। किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनिर्णित छूटा था। ये कैसा था? अनिर्णित युद्ध था। अगला युद्ध है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1790 से 92 ईस्वी के बीच में। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1797 से 1799 ईस्वी के मध्य। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। अगला है चिलियान वाला युद्ध। तो चिलियान वाला युद्ध यह हुआ था 1849 ईस्वी में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था यह युद्ध, जिसमें सिखों की हार हुई थी। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। तो भारत चीन सीमा युद्ध यह हुआ था 1962 ईस्वी में। इसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। अगला है कारगिल का युद्ध। तो कारगिल का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1999 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? यह हुआ था जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठों के बीच में हुआ था। अगला है भारत पाक युद्ध। यह हुआ था भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इसमें। अगला प्रश्न है भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार कहते हैं कोलकाता को। अगला प्रश्न है भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है?
भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को। अगला प्रश्न है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय स्थल कहते हैं मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के जो केरल राज्य है इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न है धान की डलिया किसे कहते हैं? धान की डलिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है फलों की डलिया किसे कहते हैं? फलों की डलिया कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? संतरों की राजधानी नागपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा कहते हैं बंगलौर को। अगला प्रश्न है महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। अगला प्रश्न है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरई को। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला प्रश्न है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टॉक किस राज्य में स्थित है? तो यह है दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे छोटी ऊंची का नाम है एंकागुआ। अगला प्रश्न है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो जो मेसेटा का पठार है आपके स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वह हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न है 1881 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। अगला प्रश्न है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पहाड़ के नाम की जो पहाड़ियां हैं वह किस देश में स्थित हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल है वारालाचा दर्रे से। अगला प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो कोयला है वह प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है रवांडा किस राज्य की राजधानी? जो रवांडा है वह है किगाली की राजधानी है। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वह है इटली के सिसकी पर्वतमाला पर स्थित है। प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया है वह मारे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जो कहाँ है? वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा है आपके तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो लाल तारा की संज्ञा दी जाती है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है लौह उत्पादन में प्रमुख देश है? तो लौह उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है तांबा उत्पादन में प्रमुख देश हैं
चिली और चीन। अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख देश है, तो मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो बॉक्साइट उत्पादन में है ऑस्ट्रेलिया और चीन। अगला प्रश्न है जस्ता उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो जस्ता उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन और पेरू। अगला प्रश्न है टिन उत्पादन में प्रमुख देश है, टिन उत्पादन में है चीन और इंडोनेशिया प्रमुख देश हैं। अगला प्रश्न है सोना उत्पादन में प्रमुख देश, तो सोना उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है चांदी उत्पादन में प्रमुख देश हैं, चांदी उत्पादन में प्रमुख देश हैं मैक्सिको और चीन। अगला प्रश्न है हीरा उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो हीरा उत्पादन में है रूस और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है पारा उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो पारा उत्पादन में है चीन और स्पेन। अगला प्रश्न है अब्रक उत्पादन में प्रमुख देश हैं, अब्रक में है चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न है यूरेनियम उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो यूरेनियम उत्पादन में है कजाकिस्तान और कनाडा। अगला प्रश्न है थोरियम उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो थोरियम उत्पादन में है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है टंगस्टन उत्पादन में प्रमुख देश, तो टंगस्टन उत्पादन में है प्रमुख देश चीन और रूस। अगला प्रश्न है प्लेटिनम उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो प्लेटिनम उत्पादन में है प्रमुख देश दक्षिण अमेरिका और रूस। अगला प्रश्न है क्रोमियम उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो क्रोमियम उत्पादन में प्रमुख देश हैं दक्षिण अमेरिका और जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है सीसा उत्पादन में प्रमुख देश, तो सीसा के उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम उत्पादन में, तो पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख देश हैं सऊदी अरब और रूस। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन में प्रमुख देश हैं, तो कोयला उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वह है 7वां। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो जनसंख्या की दृष्टि से है पहला स्थान। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में कौन से देश हैं, तो भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व में कौन से देश हैं, तो भारत के पूर्व में स्थित है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं, तो भारत में पश्चिम में है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में है अरब सागर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो यह करता है श्रीलंका से। अगला प्रश्न है भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो यह है 2.42%। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो यह 17% करता है। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं, तो भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान ये देश लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो भारत की जल सीमा मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो यह है 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है
दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है वह क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का जो पत्ती वाला भाग होता है वह श्वसन क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम। अगला प्रश्न है, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है त्वरण का। अगला प्रश्न है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो जो गाइटर नामक रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किया जाता है विषाणुओं का। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई है? तो सुएज नहर की लंबाई है 166 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की क्षेत्र पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं पंपास। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल जाता है? तो यह है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। अगला प्रश्न है, केगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह शुक्र के। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो यह है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? तो यह मिस्ट्री पवनें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो इसे रक्तदाब मापते हैं। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दी हुई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 3 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है, ऐसा अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को, तो पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, तो अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान दिए हुए हैं। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह अनुच्छेद 9 में दिया है। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बनाए रखना, तो यह किसमें है, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, यह अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां हैं।
अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का में है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में क्या है, तो अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है, अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद को जो अनुच्छेद 32 है, इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का में सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, ऐसा अनुच्छेद 39 का में है। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 39 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ऐसा अनुच्छेद 50 में प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का। अनुच्छेद 51 का में, तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में, तो अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदवी। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्त व उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में क्या है, तो अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 में है
क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी, ऐसे प्रावधान है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है संविधान का विशेष अभिभाषण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।